हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के टॉपिक में हम आदिकाल के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन करी थी हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो पहला क्लासिफिकेशन था उसमें पहले काल में आते हैं आदिकाल। तो आदिकाल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं और हिंदी साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को इस चैनल को जल्दी से आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे आदिकाल से रिलेटेड। और चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हिंदी साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, सो दैट अगर आप आगे की एग्ज़ाम में आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी डाउट आते हैं तो वो सारे हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएगा। डे बाय डे जो क्लासेस होगी उस सारे क्लासेस में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको अच्छे से हिंदी साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी मिले हिंदी साहित्य से रिलेटेड, तो इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम हिंदी साहित्य के जो क्लासिफिकेशन किए थे उसका जो पहला काल है वो आदिकाल है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आदिकाल को डिफरेंट डिफरेंट जो बहुत सारे प्रयोगकर्ता है उसने अलग अलग नाम दिया है। चलिए देख लेते हैं कौन से प्रयोगकर्ता ने क्या नाम दिया है आदिकाल को। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत टाइम्स एग्जाम में, तो देख लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाम और प्रयोगकर्ता ऊपर में मेंशन हुआ है। तो देखिए, आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल भी कहा है। दूसरा है वीरगाथा काल, ठीक है, वीरगाथा काल। तो आपको पता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। बट क्वेश्चन ये है कि किसने कहा है आदिकाल को वीरगाथा काल। तो आप देख सकते हैं प्रयोगकर्ता में नाम लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तीसरा देखिए आदिकाल, ठीक है। आदिकाल को अब आदिकाल किसने कहा है, ये भी फैंटास्टिक क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में और कई बार पूछा भी जाता है कि आदिकाल किसने कहा है। तो आपका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रयोगकर्ता के नेम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसने आदिकाल को आदिकाल कहा है, ठीक है। और देखिए, ये है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा गया है। और किसने कहा है, राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया है, सिद्ध सामंत काल कहा है। और ये जो राहुल संस्कृत्यायन है वो घुमक्कड़ शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है हिंदी में, ठीक है, घुमक्कड़ी के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संधि काल, ठीक है। तो आदिकाल को संधि काल भी कहा गया है। देखिए, आदिकाल को कितने सारे नाम दिए हैं अलग अलग प्रयोगकर्ता ने। संधि काल किसने कहा है, राजकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आदिकाल में 3 प्रकार की कृतियां पाई जाती है, ठीक है। 3 प्रकार की कृतियां पाई जाती है आदिकाल में। 3 प्रकार की कृतियां मतलब इसमें ये हुआ कि आदिकाल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखने को मिलती है, क्या चीज़ से परिपूर्ण है आदिकाल। तो ये 3 प्रकार की कृतियां पाई जाती है, इससे परिपूर्ण है आदिकाल। देखिए, पहला आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला है धार्मिकतापूर्ण, दूसरा है वीरगाथापूर्ण, तीसरा है श्रृंगारपूर्ण, ठीक है। आदिकाल जो वो है ना वो धार्मिक से परिपूर्ण है और वीरों की गाथाओं से परिपूर्ण है। ये वीर के बड़े बड़े वीर आए हैं इसमें, वीरों की बड़े बड़े साहित्य की रचना हुई है वीरों से रिलेटेड, ठीक है। और ये श्रृंगार परिपूर्ण है, श्रृंगार रस भरपूर इसमें श्रृंगार रस हुई है, रचनाएं हुई है श्रृंगार रस के, श्रृंगार परिपूर्ण है ये आदिकाल, जिसमें मिलन और वियोग दोनों के भरपूर रचना हुई है, ठीक है। तो आदिकाल में ये 3 चीज़ प्राथमिकता, 3 कृतियों से आदिकाल परिपूर्ण है। ओके, तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आदिकाल में 3 प्रकार की कृतियां पाई जाती है कि अब पूछा जाएगा कि किन किन चीज़ों से आदिकाल परिपूर्ण है, तो आप ये तीनों मेंशन कर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 सहेलियां मिल, ठीक है, 2 सहेलियां डिंगल और पिंगल। आपसे पूछा जाएगा कि डिंगल और पिंगल सहेलियां किस में मिलती है, तो आप आदिकाल मेंशन कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं ये डिंगल और पिंगल सहेलियां होती क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा आप, डिंगल सहेलियां वो थी जिसमें
कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया जाता था जो कानों को अप्रिय लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी सुनने में। ठीक है। डिंगल, डिंगल पिंगल, देखिए नेम से ही एक अलग ही इसका आ रहा है कि डिंगल मीन्स क्या है, डिंगल शैलियाँ क्या थी। तो इसमें कर्कश शब्दावली की प्रयोग की जाती थी जिस जो कानों को अप्रिय लगती थी। अप्रिय लगने के कारण धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई, ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। ठीक है। और ये पिंगल, पिंगल जस्ट इसके डिंगल के अपोजिट थी। इसमें कर्णप्रिय शब्दावली की इसमें जो कर्णप्रिय शब्दावली थी उसकी प्रयोग की जाती थी जो कानों को प्रिय लगे, कानों को अच्छे लगे, सुनने में अच्छे लगे, इस शब्दावली की प्रयोग की जाती थी। इसकी काफ़ी उत्थान भी हुई इसके कारण, बट धीरे धीरे ये भी विलुप्त हो गया, ब्रजभाषा में जाकर इसकी भी विलुप्ति हो गई। ठीक है। तो ये डिंगल और पिंगल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि डिंगल पिंगल शैलियाँ कहाँ मिलती है, तो आप मेंशन कर दीजिएगा आदिकाल में मिलती है डिंगल पिंगल शैलियाँ। ठीक है। ये और देखो आदिकाल, जो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये काव्य प्रधानता है। ठीक है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो देखिए आदिकाल में कौन कौन से काव्य हैं, चलिए ये देख लेते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल काव्य प्रधानता है और आधुनिक काल आपको पता है ये गद्यकाल है। ठीक है। देखिए इसमें दो प्रकार के काव्य देखा जाता है आदिकाल में। आदिकाल में हमें दो प्रकार के काव्य देखने को मिलता है। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। ठीक है। तो अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं कि इसको प्रबंध काव्य क्या है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। प्रबंध काव्य ये है, इसमें जैसे ही कोई रचना शुरू होती है वो एक सिरे से लेकर आखिरी सिरे तक जुड़ी रहती है, एक ही कहानी रहेगी, एक ही छंद में पिरोई रहेगी, तो ये प्रबंध काव्य कहलाता है। ठीक है। प्रबंध काव्य में कोई भी रचना, कोई भी कहानी जो होती है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी रहेगी, एक ही कहानी रहेगी, एक ही छंद में पिरोई रहती है, यही प्रबंध काव्य कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि रासो साहित्य एग्जाम्पल के लिए आप रासो साहित्य ले लीजिए। ठीक है। और इसमें रचना हुई है कीर्ति लता की और कीर्ति पताका की भी रचना हुई है। आदिकाल में कीर्ति लता और कीर्ति पताका एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये दोनों विद्यावती की रचना है। याद रखिएगा कीर्ति लता और ये कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। बहुत टाइम क्वेश्चन ये भी आता है कि कीर्ति लता कौन सी भाषा में रचना, कीर्ति लता की रचना कौन सी भाषा में की गई है, तो याद रखिएगा अवहट भाषा में कीर्ति लता की रचना हुई है। और नेक्स्ट है कीर्ति पताका। ठीक है। कीर्ति पताका की रचना कौन सी भाषा में हुई है, मैथिली भाषा में। दोनों की रचयिता कौन है, विद्यापति, याद रखिएगा आप। ठीक है। चलिए आप मुक्तक काव्य देख लेते हैं। तो मुक्तक काव्य आपका वो हुआ, इसमें जस्ट उल्टा होता है ये प्रबंध काव्य के। इसमें हर एक रचना अपने आप में परिपूर्ण होती है, वो दूसरे से जुड़ी नहीं, एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती। जैसे कि प्रबंध काव्य में एक दूसरे से कहानी जुड़ी रहती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। हर एक रचना अपने आप में परिपूर्ण है, कोई भी कहानी एक दूसरे से नहीं जुड़ी है, कोई भी छंद एक दूसरे से नहीं जुड़ी हुई है, ये मुक्तक काव्य है। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य किस काल में देखने को मिलता है, तो आप आदिकाल मेंशन कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीनों काव्य प्रधान, इसमें काव्य प्रधानता है। ठीक है। तो चलिए देखिए एक और रचना इसमें देख लेते हैं। विद्यापति की पदावली मुक्तक काव्य में आती है। ठीक है। विद्यापति की पदावली जो है वो मुक्तक काव्य में आती है, और ये कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये प्रबंध काव्य में आती है। आप याद रखिएगा नाम इसका। ठीक है। चलिए अब कुछ रचना और कवि के नाम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, कवि कौन है, आपको अच्छे से पता है। इसका लेखक जो है वो चंदर बरदाई है। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और आप नोट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नोटबुक में नोट करते जाइएगा। पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो है वो है चंदर बरदाई। ठीक है। और नेक्स्ट है खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता कौन है, दलपति विजय, याद रखिएगा दलपति विजय। और नेक्स्ट है परमाल रासो। परमाल रासो के रचयिता कौन है, जगनिक। ओके। और नेक्स्ट है विसल देव रासो। विसल देव रासो के रचयिता है नरपति नाल। ठीक है। नरपति नालाई। ठीक है, नालाई। और नेक्स्ट है विजय पाल रासो। विजय पाल रासो के जो रचयिता है वो है नल सिंह। ठीक है, नल सिंह। चलिए और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा सकता है। तो आपका सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, तो प्रथम कवि कौन होगा? चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखे हुए हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का नाम देखो, अमीर खुसरो भी आदिकाल से जुड़ा हुआ है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन। अबुल हसन अमीर खुसरो का पूरा नाम है। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि तोताए हिंद किसको कहते हैं, तो अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ओके, ये भी याद रखिएगा कि खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। और सारंग धर का संबंध आदिकाल से है। आपसे पूछा जा सकता है कि सारंग धर का संबंध किससे है, तो आदिकाल से है। खड़ी बोली का सब पहला प्रयोग किसने किया था, तो आप बोल दीजिएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन। और अमित तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही मैं डे बाय डे आपके लिए वीडियो बनाऊँगी हिंदी साहित्य से रिलेटेड। सारे हिंदी साहित्य आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।